न्याय पर विभिन्न विचारों के विद्वान पढ़ने के बाद अंत में हम न्याय के विविध रूपों के बारे में चर्चा करेंगे कि न्याय कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, न्याय का जो पहला रूप है उसका नाम है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस जिसको कह सकते हैं। नैतिक न्याय अर्थात व्यक्ति का जो जीवन है जिसको किस प्रकार से सकारात्मक बनाया जा सकता है, उसके संबंध में जो न्याय होता है उसका नाम है नैतिक न्याय। ये ऐसा न्याय है जो सर्वव्यापक है और प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर हम जीने का प्रयास करते हैं। जो सर्वव्यापक नियम बने हैं मानव सभ्यता के, जो इंसान के कल्याण के, उनके आधार पर अगर हमारा जीवन चलता है, समाज और सरकार ऐसी व्यवस्था करती है जिसमें सभी के हितों का संरक्षण हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो और जिसमें समानता, भाईचारा और सहयोग की मूल प्रवृत्ति पर लोग काम करते हों, तो वो नैतिक न्याय के अंतर्गत आता है। इन पर आधारित जीवन अगर हम जीते हैं, समानता, भाईचारा और सहयोग, तो वो नैतिक न्याय के अंतर्गत आता है। सदाचारपूर्ण जीवन की तलाश हर व्यक्ति को रहती है कि हमारा जीवन बड़ा इत्मीनान से और बड़ा नैतिक रूप से, बड़ा पवित्र रूप से गुजरे, सदाचारपूर्ण तरीके से गुजरे। तो ये नैतिक न्याय की मुख्य डिमांड है, जिसमें भारतीय जो मूल्य हैं उनकी विशेष भूमिका है। अगर इन मूल्यों के साथ व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले और इन मूल्यों के साथ व्यक्ति को रहने का अवसर मिले पूरे समाज में, राष्ट्र में, तो निश्चय वहाँ पर नैतिक न्याय विद्यमान होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन गुणों में मुख्य हैं सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता और उदारता। अगर इन गुणों के साथ व्यक्ति को रहने का अवसर मिलता है तो निश्चय ही वो मौलिक या नैतिक न्याय प्राप्त करता है। तो समाज को और सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता, समानता, भाईचारा, सहयोग आदि गुणों पर आधारित व्यक्ति अपना जीवन जी सके। तो ये नैतिक न्याय के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हमारा न्याय का प्रकार है वो है कानूनी न्याय, जिसको हम लीगल जस्टिस भी कह सकते हैं। यानी कानून के रूप में सबको समानता मिले, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करे और कानून का वितरण है वो समान रूप से हो। ये न्याय व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था है। इसको हम न्याय व्यवस्था भी कह सकते हैं। कानूनी न्याय को हम न्याय व्यवस्था भी कह सकते हैं। किस प्रकार के समाज में, हमारे राष्ट्र में न्याय व्यवस्था है, जज और वकीलों का कैसा सिस्टम है, कोर्ट्स का कैसा सिस्टम है, किस प्रकार से वहाँ व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से न्याय होता है, कितने समय में होता है, कितना जल्दी होता है, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। और नियम और कानूनों को किस प्रकार से देश राष्ट्र में लागू किया जाता है, ये सब कानूनी न्याय की अवधारणाएं हैं। सरकार द्वारा जो निर्मित कानून हैं उनको न्यायोचित होना चाहिए। इस न्याय की मुख्य अवधारणा है। कानूनी न्याय की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है, पहली, कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। सरकार व्यवस्थापिका द्वारा, राज्य के विधानमंडल और संसद, भारत की संसद या किसी भी राष्ट्र की, यहाँ हम व्यापक रूप से चर्चा कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर देश या राष्ट्र की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो संबंधित देश की जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है या जो भी जनप्रतिनिधि है, वो ऐसे कानून बनाए जो न्यायोचित हो। न्यायोचित का अर्थ है कि यहाँ पर सबको समान अवसर मिले, किसी विशेष वर्ग को विशेष महत्व नहीं दिया जाए, सबको समान रूप से जीने का अवसर मिले, सभी को सम्मानपूर्वक न्यायपूर्ण जीने का अवसर मिले। ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जनप्रतिनिधित्व द्वारा, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसी की यही है कि वह व्यक्ति अपने जो निर्मित कानून व्यवस्थापिका द्वारा वो उचित हो। दूसरा इसमें बात है कि सरकार द्वारा कानूनों को न्यायोचित रूप से लागू किया जाए। कानून अच्छे बना दिए, व्यवस्थापिका द्वारा कानून अच्छे बना दिए गए, परंतु उनका जो लागू करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे कानूनों का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जुडिशरी की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार से कानूनी सहायता की जो लीगल लोगों की हेल्प है वो की जाए कि लोगों को अपना बात सही तरीके से रखने का अवसर मिले। और इसमें पुलिस प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण
टूल है जो कि न्याय व्यवस्था को स्थापित करवाने का काम करता है। तो सब कुछ व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें कानूनी अड़चने नहीं हो, जिसमें देरी नहीं हो, जिसमें रुकावट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक देश में हो ताकि लोगों को उचित न्याय मिले और अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिले। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये कानूनी न्याय की मुख्य अवधारणा है। तीसरे प्रकार का जो आगाम रूप है न्याय का, वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, अब राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो कि सभ्य देश में, विकसित देश में, लोकतांत्रिक देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द ही चलती रहती हैं, उसके अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि सारी प्रकार की व्यवस्थाएं जो करती हैं वो राजनीतिक सरकारें या राजनीतिक व्यवस्थाएं तय करती हैं देश में किस प्रकार से व्यवस्थाएं तय करनी है, क्या कानून बनाने हैं, किस प्रकार से लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था बनानी है। वो सारी चीज़ें, नियम नीतियाँ निर्धारित करने का कार्य राजनीतिक व्यवस्था काम है। और राजनीतिक व्यवस्था ये है कि उसमें समानता पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में समाज में समान अवसर सभी को मिलने चाहिए, भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करना चाहिए। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत भेदभाव और असमानता है किसी प्रकार का, वो है भेदभाव और असमानता, उसकी मनाही है। अगर इस प्रकार के किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है नागरिकों के साथ तो निश्चय सा राजनीतिक न्याय व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा, या देश में राजनीतिक न्याय स्थापित नहीं है। सभी का कल्याण होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक न्याय में सब मनुष्यों का कल्याण होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी की नौबत व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए। तो इस राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के कुछ टूल हैं, कुछ उपकरण हैं, कुछ माध्यम हैं। उनमें से एक है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष के मनुष्य को या व्यक्ति को, जो स्त्री पुरुष हो, बालक बालिका हो, उसको 18 वर्ष का होते ही मताधिकार प्राप्त होता है। वयस्क मताधिकार जिसको हम कहते हैं, पहले इसकी उम्र ज़्यादा भी हुआ करती थी, परंतु आजकल भारत में 18 वर्ष है। तो वयस्क मताधिकार इसका टूल है। दूसरा है भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए, किसी प्रकार की बंदिश उस पर नहीं होनी चाहिए। अगर वो उचित बोल रहा है, सही बोल रहा है, समाज में नफरत नहीं फैलाने का काम कर रहा है, तो उसको अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार है। सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकार। सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। किसी प्रकार की उसमें अव्यवस्था या किसी प्रकार का भेदभाव नज़र नहीं आना चाहिए। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है सार्वजनिक पद प्राप्त करने में, सरकारी नौकरी हो या राजनीतिक कोई पद हो, उसको प्राप्त करने का समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, किसी को विशेष वीआईपी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय का प्रमुख उपकरण है। अगला हमारा जो न्याय के विविध रूप है उनमें है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत है कि सामाजिक न्याय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। व्यक्ति के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए व्यक्ति के साथ। ये सामाजिक न्याय की मुख्य अवधारणा है। ऐसे नियम कायदे बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को समान अवसर मिलें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनको नहीं सहन करना पड़े। जॉन रॉल्स ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक समानता, अगर किसी देश में न्याय व्यवस्था स्थापित करनी है या अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना है तो वहाँ पर समानता एक प्रमुख गुण है। बिना समानता के कुछ भी हासिल करना नागरिकों के लिए बिल्कुल सपने के जैसा होगा। तो सभी को समान अवसर, सामाजिक न्याय की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जानी चाहिए, राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए। न्याय के अगले रूप में है आर्थिक न्याय। सबसे इम्पोर्टेंट, सभी का आधार भी हो सकता है ये, क्योंकि बिना धन के
कुछ भी संभव नहीं होता है। बिना पैसे के कोई भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को चलाना संभव नहीं होता है। तो आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता सभी के साथ होनी चाहिए, यानी सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो लोगों की पूर्ण होनी चाहिए, सारी आवश्यकताएं। अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब उस देश में आर्थिक समानता का विकास अभी नहीं हुआ है। हालांकि व्यवहार में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है आमतौर पर, परंतु सिद्धांत में आर्थिक न्याय में ये कहा गया है कि सभी के पास समान अवसर होने चाहिए और सभी को सभी प्रकार के आर्थिक संसाधनों पर बराबर का हक होना चाहिए। परंतु व्यवहार में इस खाई को पाटना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही व्यवहारिक नज़र आ रहा है कि अमीर गरीब के भेद को मिटाया जाना ज़रूरी है। व्यवहारिक धरातल पर देखते हैं तो अमीर खूब अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग ऐसे हैं जो एकदम गरीबी में ही अपना पूरा जीवन काट कर चले जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 2 जून की रोटी भी मिलना संभव नहीं हो पाता। तो निश्चय ये बहुत दुखदायी है। ये आर्थिक न्याय का धत्ता बताने वाली बात है। तो सरकारों, राष्ट्रों और विश्व में जो व्यवस्था है उनको ये तय करना पड़ेगा कि सभी लोगों का कल्याण हो, गरीबी को या आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। अब सबसे बड़ी बात इसमें आर्थिक समानता लाने का सबसे बड़ा जो टूल है वो ये है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय सरकारों को ये चाहिए कि समान रूप से सभी में वितरण किया जाए आर्थिक संसाधनों का, या यूँ कहें कि प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि गरीब लोगों को पहले दिया जाएगा। और क्योंकि अमीर लोग तो खुद ही जुटा लेते हैं व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, तो गरीब लोगों के पास संसाधनों का वितरण समान रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसमें जो भ्रष्टाचार है, जो डिले है, देरी है, या बीच में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, घोटाले होते हैं, कालाबाजारी होती है, या अन्य प्रकार की जो अव्यवस्थाएं या जो लीकेज है सिस्टम में, उनको दूर किया जाना चाहिए। सभी प्रकार की आर्थिक संसाधन गरीब लोगों के पास पहुंचने चाहिए, तभी आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। और इसमें एक उपकरण ये भी है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर व्यक्तिगत संपत्ति लोग जमा करते चले जाएंगे, वो भी अधिक मात्रा में आवश्यकता अनुसार करिए, और कोई दिक्कत नहीं है, कमाते हो तो कर भी सकते हो। पर बहुत ज़्यादा कई लोग इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि उनके किसी काम नहीं आता है, और गरीब लोगों को जो सामान्य जीवन है वो जीना भी दूभर हो जाता है। तो कुछ जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है वो सरकारों को या राष्ट्रों को या व्यवस्थाओं को सीमित करना चाहिए, ताकि गरीब लोगों में उस धन का वितरण किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती चली जाएगी, अमीर गरीब का भेद बढ़ता चला जाएगा, और इससे फिर अंतिम हालात जो होंगे वो वर्ग संघर्ष, यानी गरीब और अमीर लोगों में लड़ाई झगड़े की अवसर आएंगे। और इससे पूरी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं हैं, मिल है, कारखाने हैं, देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं, राष्ट्र की परिसंपत्तियां हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश में अराजकता फैल जाएगी और विश्व में लड़ाई, दंगा ये पैदा हो सकता है। तो आर्थिक असमानता को दूर करना सबसे प्रमुख प्राथमिकता में सरकारों के होना चाहिए। आर्थिक न्याय यही है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, आर्थिक रूप से सभी को समान अवसर मिले, संसाधनों का वितरण बराबर हो। तो ये न्याय की अवधारणा का पाठ हमने पढ़ा है और न्याय के विविध रूपों का भी हमने अध्ययन किया है। अब निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो कि बहुत ही व्यापक है और बड़ी आवश्यक अवधारणा है, जो जीवन से जुड़ी हुई अवधारणा है। अगर हमें सम्मानपूर्वक जीना है, लोकतंत्र और विभिन्न राष्ट्रों में हमें इज्जत से, भाईचारे से, आत्म गौरव के साथ अगर जीना है तो न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। न्याय में मुख्य रूप से यही है कि संसाधनों का वितरण बराबर हो, लोगों को समानता का अवसर मिले, लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, और राष्ट्रीय प्रगति में सबकी भागीदारी हो, और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में सबकी समान रूप से भागीदारी होकर उनको समान रूप से आगे बढ़ने का, और सभी को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अवसर प्राप्त हों, यही समानता है। तो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं तभी मजबूत होंगी जब उनमें न्याय व्यवस्था मजबूत होगी, उनमें अच्छी व्यवस्था जो समानता की है वो मजबूत होगी। तो न्याय है वो
लोगों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन के लिए आवश्यक है, लोगों के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए और एक आधुनिक विश्व के लिए न्याय की व्यवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा विद्यार्थियों, आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और आपको किन किन विषयों में और पढ़ना है, किन पाठों को विशेष रूप से पढ़ना है, ये हमें अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस प्रकार के अध्ययन सामग्री में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और कॉलेज के विद्यार्थियों और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मैं लाता रहता हूँ। करियर के संबंध में चर्चा भी करता रहता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स भी मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। आपने इतने महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इतने लंबे समय तक सुना और इस अवधारणा को सरल करने में हमारा जो सहयोग किया आपने, समझने में और समझाने में मदद आपने की है अपने धैर्य के साथ, तो इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके कमेंट्स का और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मैं हूँ आपका दोस्त भीम सिंह मीणा और वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद दोस्तों।